तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रीक एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CGL 2024 टीयर 1 पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे 9 जुलाई की शिफ्ट नंबर 3 इसमें हम करने वाले हैं। ठीक है, 2 शिफ्ट में आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। अगर वीडियोस नहीं देखें तो जाके देख लो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है कि एक स्टॉक पोर्टफोलियो में अपने पास 4 स्टॉक हैं A, B, C एंड D। ठीक है, कौन कौन से स्टॉक हैं? 4 स्टॉक A, B, C, D हो गए। बोला गया है कि जो A है वो पोर्टफोलियो के 20% को दर्शाता है, यानी A कितने को दर्शा रहा है? 20% को। और इसका जो रिटर्न है वो 6% है, 6% इसमें रिटर्न मिलता है। B है वो पोर्टफोलियो के 30% को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका जो रिटर्न है वो 8% है। आगे बोला गया C 20% को रिप्रेजेंट करता है और इसका जो रिटर्न है वो 4% है। और डी क्या है? पोर्टफोलियो के शेष को 30% को दर्शाता है। टोटल देखो 70% हो चुका है, तो डी 30% को दर्शा रहा है। और इसमें क्या है, जो रिटर्न है वो नेगेटिव रिटर्न है, -5%। हमसे पूछ रहा है कि ओवरऑल रिटर्न क्या होगा। तो ओवरऑल रिटर्न कैसे निकालोगे? अपन को 100 पे निकालना है। ठीक है, इसको 20% मान लो, चाहो तो चाहे 20 यूनिट मान लो। टोटल ये मान लो कि यहाँ पे टोटल अपने पास जो पोर्टफोलियो है टोटल वो 100 यूनिट का है। यहाँ पे पहले में 20 है, दूसरे में, इस तरीके से भी आप मान सकते हो। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे देखते हैं कि टोटल रिटर्न मिला कितना यूनिट में। ए है वो 20% को रिप्रेजेंट कर रहा है और 6% इसमें प्रॉफिट है। तो 20 का 6% कितना हो जाएगा? 1.2, 1.2 रुपये मान लो, 1.2 यूनिट मान लो। 30 का 8%, 3 8 24, यानी कितना आ जाएगा ये? 2.4। अब यहाँ पे 20 का 4% यानी 80/100 मतलब 0.8। और ये 30 का 5% मतलब 150/100 यानी 1.5, लेकिन नेगेटिव है क्योंकि इसमें जो रिटर्न नहीं मिल रहा है बल्कि लॉस हो रहा है। तो ओवरऑल जो कितना रिटर्न मिल रहा है हमको, देखो ये है 1.2 और माइनस का है 1.5, तो माइनस का कितना हो गया? 0.3। माइनस का 0.3 और प्लस का 0.8 है, तो यहाँ से बच जाएगा कितना अपना? 0.5 प्लस का बच जाएगा। और 2.4 यहाँ पे है, तो 2.4 और 0.5 यानी 2.9 रिटर्न है। और ये 100 पे है, मतलब परसेंटेज हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि 100 पे ही तो हमने निकाला है ये, तो यही परसेंटेज हो जाएगा। एक्चुअली ना यार, मेरी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही है। एक्चुअली थोड़ा थोड़ा फीवर आ रहा है, 1-2 दिन से मुझे लगा नॉर्मल होगा, बट अभी आ रहा है। शायद 1-2 वीडियो में और प्रोवाइड करवा पाऊंगा। मे भी मुझे घर जाना पड़े, क्योंकि जनरली ऐसा होता है, मुझे तो फीवर आता नहीं है, आता है तो फिर लंबा चलता है। इसको सॉल्व करना है। देखो 4 + 7 11, 7 - 11 तो -4 हो जाएगी ये वाली टर्म। तो ठीक है, ये है 13 माइनस, और ये कितना हो गया? -4। फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है। देखो 7 - 4 कितना हो जाएगा? 3। 3 और 7 10, प्लस का 10 है और 7 - 10 यानी माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस का 3 और बाहर माइनस लग रहा है। देखो ये यहाँ पे आपको ब्रैकेट पे ध्यान देना है, ये सिर्फ इतने पर माइनस लग रहा है। ये कितना आया था? -3 और बाहर माइनस है, मतलब +3 बन जाएगा। और ये है +14। बस ये ब्रैकेट वगैरह का ध्यान देना अच्छे से। तो ये कितना हो गया? 14 और 3 17, और 17 - 4 यानी 13 हो जाएगा। प्लस का 13 और माइनस का 13, आंसर कितना आ गया? 0। नेक्स्ट सवाल है, द टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय ऑल द गिवन प्रिंटर्स टुगेदर ऑन वेडनेसडे वाज 15% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय ऑल द गिवन प्रिंटर टुगेदर ऑन सैटरडे। क्या बोल रहा है कि जो सैटरडे को जो हम प्रिंट कर रहे हैं वो 15% ज्यादा है किससे? सॉरी, वेडनेसडे को जो हम प्रिंट करेंगे वो 15% ज्यादा है सैटरडे से। देखो यहाँ पे सैटरडे का डाटा हमें गिवन है, वेडनेसडे का नहीं है। वेडनेसडे का पूछा है इसने, तो बोला कि सैटरडे को जितना भी हुआ उसका 15% एक्स्ट्रा है। यहाँ पे आपको पता है कि 15% की वैल्यू क्या होती है? 15% रिप्रेजेंट करता है 3/20 को। यानी अगर सैटरडे में 20 यूनिट है टोटल, यहाँ पे टोटल जो प्रिंटेड है पेजेस, तो वेडनेसडे में कितने होंगे? 3 यूनिट ज्यादा। 20 पे 3 यूनिट ज्यादा मतलब 23 यूनिट। तो अब 20 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी जो सैटरडे में प्रिंटेड पेज है? तो पहले 20 की वैल्यू निकालेंगे, फिर 23 की वैल्यू आ जाएगी। एक तो तरीका है कि 23 का मल्टीपल देख लो, पर हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो सैटरडे का ये है, तो इन सबको हमें ऐड करना है, तो ऐड कर लेते हैं। 0 0 0 0 आ जाएगा। फिर है 9 9 और 8 17, 17 और 3 20, 20 और 4 24, 2 कैरी आ जाएगा। 2 और 8 10, 10 और 5 15, 15 और 2 17, 17 और 5 22 का 2, फिर 2 कैरी, 2 और 7 9, 9 और 6 15, 15 और 1 16, 16 और 8 24, फिर 2 कैरी। अब 2 और 1 3, यानी ये आ गया अपने पास 34,240। 20 यूनिट की वैल्यू है 34,240 और हमें वैल्यू चाहिए 23 की। तो देखो 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पे निकालता हूँ मैं, वैल्यू कितना आएगा? 23 इंटू 2 से स्क्वायर काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो 17, ये है 3424। 2 से काटूंगा तो क्या आ जाएगा? 17। 3400 का आधा 1700 और 24 का आधा 12, यानी 1712। इसको मल्टीप्लाई करना है। देखो अब इतना तो मैं कर सकता हूँ यार कि यहाँ पे यूनिट डिजिट अगर मैं देख रहा हूँ तो 2 3 6 आ रहा है, और 6 मेरे पास एक ही ऐसा ऑप्शन था जिसमें आ रहा है, तो थोड़ा यूनिट डिजिट का हम यूज कर लेते हैं।
ठीक है। तो जहाँ पे ये यूनिट डिजिट वगैरह ऐसी चीज़ यूज करना जरूरी है, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे मान लो 10-20 सेकंड वेस्ट होंगे ना, क्यों करने हमें वो वेस्ट। ये हिंदी में क्वेश्चन है सेम। नेक्स्ट सवाल है क्लियरेंस सेल में क्या है, एक साड़ी जिसका जो मार्क प्राइस 10,490 है उसको 9,441 में बेचा जाता है, तो डिस्काउंट परसेंट कितना होगा। देखो 10,490 की कोई चीज़ थी और अभी हम इसको 9,441 में बेच रहे हैं, यानी कितने का डिस्काउंट मिल रहा है। वैसे तो रेशियो भी ले सकते हैं पर डिफरेंस ले लेते हैं। 10 - 1 9, यहाँ कैरी बढ़ जाएगी। 9 में से 5 गया तो 4, 4 में से 4 गया 0 और 10 में से 9 गया तो 1, यानी 1049 रुपये का डिस्काउंट आ रहा है। देख के ही समझ आ रहा है कि 1049 10,490 का कितना परसेंट है, 10% है, यानी 10% का यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, एक पाइप एक ओवरहेड टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। मान लो कोई पाइप ए है, वो किसी टैंक को 12 घंटे में फिल कर सकता है, लेकिन टैंक में क्या है, हॉल है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक लीक की वजह से 18 घंटे लगते हैं। तो एक तो ए हो गया भरने वाला, और हॉल उसको मैं बी मान लेता हूँ, चूंकि वो खाली कर रहा है तो A - B लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये खाली करेगा ना हॉल। तो A - B कितना टाइम ले रहा है, 18 घंटे। एलसीएम आ जाएगा 36, 12 × 36, 18 × 36। बोला गया है कि हाउ मच टाइम विल टेक द लीक टेक टू एम्प्टी, मतलब लीक है वो कितने टाइम में टैंक को खाली कर देगा। हमें पता है कि A - B की एफिशिएंसी कितनी है, 2। A - B की एफिशिएंसी 2 है और A की एफिशिएंसी क्या है, 3। तो A की 3 रख देता हूँ, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर 1, यानी जो लीक है उसकी एफिशिएंसी 1 है। लीक को खाली करना है 36 यूनिट, एक की एफिशिएंसी से कितना टाइम लगेगा, 36 आवर, ऑप्शन 4। नेक्स्ट सवाल है, दो ट्राइंगल है EFG और HIJ जो सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल EFG का एरिया 124 है, तो HIJ का पूछ रहा है। आपको पता है अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो एरिया सेम होगा, साइड इक्वल होगी, सब कुछ इक्वल होगा। जब अगर इसका 124 है और दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो दूसरे का भी सेम ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो एकदम हलवा सवाल था। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे हमें बोला गया है कि लेट A + B = 2C है, देन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू। तो कौन सा ट्रू होगा, इसको हम वैल्यू पुटिंग से बना लेते हैं। देखो आप यहाँ पे बराबर नहीं ले सकते। अगर आपने बराबर लिया, जैसे अगर मैं 1 1 1 लेता हूँ तो फिर ये इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, ये दो मतलब ये दोनों ऑप्शन इक्वल आ जाएंगे। तो बराबर नहीं लेंगे, कुछ डिफरेंट लेना पड़ेगा। और डिफरेंट कुछ भी ले लो, जैसे C को मैं 1 मान लेता हूँ, ठीक है, C को 1 मानूंगा तो ये इधर 2 बन रहा है ओवरऑल। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, A को 0 मान लेते हैं या B को 0 मान लो, किसी को भी मान लो। अब टोटल 2 बनाना है तो फिर B को 2 लेना पड़ेगा। तो ट्राई करते हैं, A की वैल्यू 0 तो क्या हो जाएगा, देखो 0 लेंगे तो ये टर्म खत्म। ठीक है, A मैं 0 ले रहा हूँ तो यहाँ पे A 0 यानी ये भी खत्म, यानी ये 0 ही बन गया, इज इक्वल टू B की वैल्यू क्या है 2। तो 2 का देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 0 बन रहा है, और आपको पता है यहाँ पे B की वैल्यू मैंने 2 ली है, C की वैल्यू 1 ली है, यानी ये दोनों बराबर नहीं आएंगे। ठीक है, जबकि हमें क्या चाहिए, बराबर होना चाहिए एक्सप्रेशन, ये वैल्यूज है ये सेटिस्फाई करनी चाहिए ना, यानी ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा। इसमें देखते हैं A की वैल्यू 0 यानी ये खत्म, ये खत्म। अब -2 BC -2, B की वैल्यू है 2, C की वैल्यू है 1, यानी ये -4 बन रहा है इधर, जबकि इधर मैं B देखूं तो प्लस का 4 आ रहा है। -4 + 4 बराबर नहीं है, यानी ये वाला ऑप्शन भी खत्म। यानी पहले 2 ऑप्शन तो अपने क्या है, गलत हो गए हैं। अब थर्ड को ट्राई करते हैं, A की वैल्यू 0 तो ये खत्म, A की वैल्यू 0 तो ये खत्म। 2 × BC, B की वैल्यू 2 है, C की वैल्यू 1 है, ये 4 आ रहा है, और B की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आंसर हो सकता है, क्या बोला है मैंने, हो सकता है। फोर्थ को भी ट्राई करेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ऐसी वैल्यू आपने मान ली हो जो 2 इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो वेरीफाई करना जरूरी है। A की वैल्यू 0 ये खत्म, A की वैल्यू 0 ये खत्म। B की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर 4, -B × C, B की वैल्यू क्या है 2, C की वैल्यू क्या है 1, तो 0 = 2 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बोला गया कि 2 इक्वेशन है, दिस एंड दिस, ये पैरेलल है। मैंने आपको बताया था अगर पैरेलल लाइन होती है तो उनके x कोफिशिएंट, अगर x कोफिशिएंट A1 A2 होते तो उनका रेशियो बराबर होता है y कोफिशिएंट B1/B2, लेकिन ये बराबर नहीं होते हैं इनके कांस्टेंट कोफिशिएंट यानी C1 और C2 के। तो दोनों के x कोफिशिएंट और y कोफिशिएंट का रेशियो सेम होता है। पहले वाले का x कोफिशिएंट 4 है, दूसरे वाले का x कोफिशिएंट K - 2 है। पहले वाले का y कोफिशिएंट K - 2 है, दूसरे वाले का y कोफिशिएंट 9 है। तो यहाँ से आपको पता है कि K - 2 का होल स्क्वायर कितना आ रहा है अपने पास 36, 36 को भी लिख देते हैं 6 का स्क्वायर, यानी K - 2 आ जाएगा कितना, K की वैल्यू निकाल लेते हैं ना डायरेक्ट, K - 2 6 आ जाएगा, 2 इधर चले जाएगा, यानी K की वैल्यू 8 आ गई। सवाल में पूछा है ये, तो 8 का स्क्वायर 64, 64 + 6 कितना आ जाएगा 70, तो 70 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, विच कंपनी हैड द मैक्सिमम एवरेज प्रोडक्शन ऑफ टी शर्ट ड्यूरिंग दीज 4 ईयर। देखो हमें मैक्सिमम एवरेज चाहिए, मैक्सिमम एवरेज निकाल लो या सम निकाल लो, एक ही बात है, क्योंकि नंबर तो इसने पूछा नहीं है, सिर्फ हमें कंपनी फाइंड करना है। अब एक तरीका क्या है कि यहाँ पे हम सबको जोड़ लें और देखें कि कौन सा मैक्सिमम आ रहा है। ये दूसरा एक तरीका और है कि आप अपनी मर्जी से ना कुछ भी एवरेज मान लो, आपको जो अच्छा लगे वो एवरेज मान लो, लेकिन ऐसा मानो कि कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहे। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सब जो डाटा है ना लगभग 240 के आसपास है। आप कुछ और भी मान सकते हो, बट 240 से इजी आएगा, तो मैं मान लेता हूँ
ठीक है, ये मैं अज्यूम कर लेता हूँ, क्या अज्यूम कर रहा हूँ कि जो एवरेज है वो 240 है। अब मैं देखूंगा कि कितना डेविएशन है किसमें, हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम एवरेज किसका होगा, जिसमें मैक्सिमम डेविएशन होगा प्लस में, वो उसी का एवरेज मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये 43 है यानी 3 ज़्यादा है, ये 48 है 8 ज़्यादा है, ये -8 और ये कितना है, ये +2। तो यहाँ पे अगर देख पा रहा हूँ तो ये तो कैंसिल ही हो गया, यानी ओवरऑल यहाँ पे +5 का डेविएशन आ रहा है, यानी इसका एवरेज कितना, ठीक है, इसका एवरेज हो जाएगा, एवरेज से निकालने की जरूरत ही नहीं ना, हमें तो सिर्फ डेविएशन चाहिए। यहाँ पे देख रहा हूँ मैं +4 का डेविएशन है, ठीक है, और ऐसे अगर एवरेज निकालना है तो एवरेज इसका कितना आता है 240 प्लस इस 5 को बांटते हैं हम 4 नंबर में, तो 240 प्लस 5/4 यानी 241.25 आता, बट वो नहीं जरूरत है निकालने की। ये -1 का डेविएशन है, यहाँ पे कोई डेविएशन नहीं है, यहाँ पे 4 का। तो ओवरऑल अगर मैं देख पा रहा हूँ तो 8 - 1 यानी +7 आ रहा है। तो अभी के केस में तो C1 तो हम हटा सकते हैं क्योंकि C2 में ज्यादा डेविएशन है। यहाँ पे है +4 का, यहाँ पे है -4 का, यहाँ पे है -5 का और यहाँ पे है -10 का। तो ये तो माइनस में जा रहा है डेविएशन, हमें मैक्सिमम चाहिए था, ये तो नहीं हो सकता। इसको देखते हैं, यहाँ पे डेविएशन नहीं है, ये माइनस में 10 जा रहा है, ये प्लस का 8 जा रहा है, ठीक है, और ये कितना जा रहा है, प्लस का 2 जा रहा है, +10 -10 0, यानी सबसे ज्यादा डेविएशन C2 में आ रहा है। तो C2 का ही एवरेज मैक्सिमम हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ गया होगा, यही अच्छा तरीका भी है। बोला गया कि XYZ की पॉजिटिव वैल्यू है तो और X + Y + Z 1 है, तो इसका न्यूनतम मान निकालना है। देखो यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि XYZ पॉजिटिव नंबर है और इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो चीजें है ना ऐसे आ रही हैं 1/x की फॉर्म में, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम तब होगा जब आप इस पर्टिकुलर x को मैक्सिमम लोगे। क्यों? क्योंकि 1 नीचे जितनी वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे ओवरऑल वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी, यानी इस टर्म को मिनिमम होने के लिए हमें x की, y की और z की मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी। और एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए क्या, कि अगर मुझे x प्लस मतलब यहाँ पे x y z की अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो जो भी फंक्शन है ना उसमें सारी वैल्यू इक्वल होंगी। यानी मैक्सिमम वैल्यू कब आएंगी, जब x y z तीनों बराबर होंगे। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू तभी आती है जब उनको आप इक्वल मान लो। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ अगर तीनों को इक्वल मानोगे तो 3x की वैल्यू 1 आ जाएगी, या कह सकता हूँ कि x की वैल्यू 1/3 आ जाएगी, यानी x y z तीनों अपने कितने आ जाएंगे 1/3। 1/3 रख दो यहाँ पे, 1/1/3 तो 3 ऊपर चले जाएगा, और ऐसे 3 टर्म है तो 3 × 3 कितना आंसर आ जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है, अच्छा क्वेश्चन है। एक बार फिर से समझा देता हूँ, अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है तो जो एक्सप्रेशन देता है उसमें हम क्या कर देंगे, सबको इक्वल मान लेंगे। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू इक्वल मान ली तो यहाँ पे रख दो। अगर सब इक्वल है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये क्या है 3 × 1/x है, x की वैल्यू कितनी है 1/3, 3 ऊपर चले जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है इसका और इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है। आपको पता है मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, √AB यानी 8a² × 18/a⁴। देखो a की पावर 2 से ये 2 टाइम कट जाएगा, नीचे a की पावर 2 आएगा और रूट के बाहर सिर्फ a निकल के आएगा। ये है 18 × 144 जिसका हो जाएगा 12 यानी 12/a आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, दिस इज 7/4 देन वैल्यू ऑफ कोसेक अल्फा। देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, सेक अल्फा प्लस दिस, कंपेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे, यानी दोनों को जोड़ेंगे और दोनों को घटाएंगे। कंपेंडो डिविडेंडो क्या कहता है आपको मैं फिर से बता देता हूँ क्योंकि काफी टाइम बाद सवाल देखने को मिला है। a + b अपॉन a - b बराबर होगा, सेम चीजें यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, c + d अपॉन c - d, यानी दोनों इक्वेशन में ऊपर नीचे सेम चीजें अप्लाई करेंगे तो उनका रेशियो ऑलवेज सेम होता है। तो यहाँ पे मैं दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 2 sec अल्फा, अब दोनों को घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा 2 tan अल्फा। सेम चीज यहाँ पे दोनों को जोड़ा तो 7 × 4 = 11, दोनों को घटाया तो 7 - 4 3, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। देखो ये क्या लिखा है, सेक है, सेक को मैं ऐसे लिख दूं 1/cos अल्फा, और ये है tan अल्फा, tan को लिख दूं sin/cos, sin α/cos अल्फा, यानी ये कट जाएगा तो 1/sin बचा यानी कोसेक अल्फा बचा। ये कोसेक अल्फा की वैल्यू 11/3 आ गई। सवाल में भी यही पूछा था कि कोसेक अल्फा बता दो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, रमेश के पास 18,000 रुपए है, उसने 7,000 रुपए एक बैंक में 5% के हिसाब से तथा 6,000 रुपए एक दूसरे बैंक में 6% के हिसाब से जमा कर दिए। बोल रहा है कि एक ईयर के एंड में उसे टोटल 1160 रुपए इंटरेस्ट मिला है, तो शेष पूंजी उसने किस रेट पर दी। देखो इसके पास टोटल थे 18,000, इसने क्या किया है 7,000 रुपए तो 5% के हिसाब से इंटरेस्ट पर दिए हैं, और 6,000 रुपए कितने के इंटरेस्ट के हिसाब से दिए हैं 6% के हिसाब से। 7 और 6 13,000 हो गया, यानी अभी भी 5,000 रुपए और बचा है। तो ये 5,000 रुपए कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिया होगा ना, हमें नहीं पता, उसको मैं हार मान लेता हूँ। लेकिन सवाल में बोला गया कि जो टोटल इंटरेस्ट है वो 1160 रुपए है। टोटल मुझे इंटरेस्ट दिया है 1160। यहाँ पे देखते हैं 7,000 रुपए का 5% कितना हो जाएगा, इसको 5% कितना होता है, 5/100 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 350 रुपए।
इसका 6,000 रुपये का 6%, 6×6 = 36 यानी 360 रुपये। यानी अगर मैं यहाँ पे देखूँ इन दोनों का टोटल करूँ तो यहाँ पे हो रहा है 35 दूनी 70 यानी 710 रुपये इंटरेस्ट आ रहा है। जबकि हमें पता है कि ओवरऑल जो इंटरेस्ट है वो 1160 रुपये है। कितना एक्स्ट्रा है ये इससे, तो ये हो जाएगा 0। बेसिकली इसमें मैंने 90 जोड़ा तो ये 800 हो जाएगा और 360 और यानी 36 9 45 यानी 450 रुपये और ज़्यादा इंटरेस्ट है। ये 450 रुपये कहाँ से आया है, इस वाले केस से आया है। 5,000 रुपये पर 8% के हिसाब से जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 450 रुपये है। इसको सॉल्व कर लो, 00 से ये 00, इस 0 से ये 0, 5 नाम 45 यानी जो थर्ड केस में हमने जो 5,000 रुपये दिए हैं वो 9% की साधारण ब्याज के हिसाब से दिए हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक क्यूबॉइड है, एक घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें गिवन है। आयतन पूछा है। क्यूबॉइड का आयतन क्या होता है, LBH यानी 8 × 4 × 6। 8 6 की 48, 48 का 4 गुणा, 50 का 4 गुणा 200 होता है, लेकिन 2 ज्यादा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 टाइम यानी 200 से 4 कम आएगा। तो कितना आ जाएगा, 200 से 4 कम यानी 192। बोले व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ हेलमेट सी इन 2002 एज कंपेयर टू 1999। 1999 के कंपेयर में सी की सेल में जो इंक्रीज कितना हुआ है, देखो 99 यहाँ पे है, 2002 यहाँ पे है, सी की बात कर रहा है, यानी यहाँ पे सी की जो सेल थी 54 थी, यहाँ पे 68 हो गई। इन दोनों का रेशियो लेंगे तो ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 34, यानी 27 से कोई चीज 34 हो गई। कितना बढ़ गई, 3 और 4 7 यूनिट बढ़ गई। कितने पर, 27 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब सॉल्व कर लेते हैं। 27 से कम 27, 27 दूनी 54, 3 गुना तो ज्यादा हो जाएगा 81, 54 16 बचा 160, 27 पंजे 135 होते हैं और 27 6 की मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा, 27 6 की 135 में 27 और जोड़ देंगे यानी 162। जबकि ये 160 है, मतलब आंसर 26 से काफी नियर आएगा, पर 25 पॉइंट समथिंग ही आएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ये हो गया, क्योंकि 162 हो रहा था ना, यानी काफी ज्यादा क्लोज आएगा। तो 25.93% इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लेता हूँ, कुछ क्रॉप नहीं हो रहा ना, ठीक है, जस्ट ए सेकेंड, थोड़ा मिनिमाइज हो रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल DI का है। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि द रेफ्रिजरेटर प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी सी फॉर्म व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन का कंपनी जो सी है कितना प्रोड्यूस कर रही है। हिंदी में मैं एक बार इसको पढ़ लेता हूँ, थोड़ा कंफ्यूज ना हूँ। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कंपनी सी द्वारा उत्पादित रेफ्रिजरेटर कुल उत्पादन का कितना परसेंट है। देखो एक तो हमें क्या दिया है, प्रोडक्शन गिवन है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो ब्लू कलर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ये ऑरेंज कलर है ये प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है, सी ने कितने प्रोड्यूस्ड किए गए हैं, यही पूछा था ना। कंपनी सी फॉर्म व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। सी ने देखो कितने प्रोड्यूस किए हैं, 150। किसका, टोटल प्रोडक्शन का। टोटल प्रोडक्शन इन 2018, तो टोटल जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखो कंपनी इन 140 है, कंपनी बी के 190 है, और कंपनी बेसिकली जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना इसका तो कोई मतलब नहीं है। तो ये हो जाएगा 140 और 190 19 और 4 23 और 10 33 और 33 15 38 और 48 480। तो हमें निकालना है 150 है, ये 480 का कितना परसेंट है। सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 चले जाएगा, ठीक है। तो और किससे काट लेते हैं इसको, 2 से काट लेते हैं तो 24 और 2 से काटेंगे 75, यानी ये अपने पास आ गया 750/24। देखो अगर 24 का 30 गुना करता हूँ तो आपको पता है कितना आता है, 720। फिर मेरे पास कितना बचा, 30 और बचा ना, और 24 यानी 24 से कम 24, 1 और आएगा, और उसके बाद कितना बचेगा फिर 6/24। 6/24 का मतलब होता है 1/4 यानी 0.25, यानी 0.25 और आएगा, तो ये हो जाएगा 31.25%, ठीक है। बाकी डायरेक्ट टू डिवाइड कर सकते हो। तो जो सही आंसर है वो ऑप्शन 4 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ राउंडेड बताना है 1 डेसिमल के ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड एंगल सबसेंड कर रहा है वो 30 डिग्री का। एक सेक्टर का हमें पेरीमीटर बताना है जो सेंटर पर 30 डिग्री का एंगल सबसेंड कर रहा है। देखो इसका अपन को पेरीमीटर चाहिए। पेरीमीटर क्या होता है सेक्टर का, एक तो ये वाला वैल्यू, एक ये वाली वैल्यू, ये दोनों क्या है, रेडियस यानी RR हो जाएगा, प्लस एक ये वाली वैल्यू, ये क्या है, लेंथ ऑफ आर्क L मान लेते हैं। यानी इसका जो पेरीमीटर है वो क्या हो जाएगा, रेडियस का डबल प्लस लेंथ ऑफ आर्क। रेडियस सवाल में गिवन है, कितना गिवन है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो 10 और 10 20 आ जाएगा, प्लस लेंथ ऑफ आर्क और चाहिए। अब लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं, अगर पूरे सर्कल की जो मैं सर्कमफ्रेंस की बात करूँ तो 2πr होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 2πr θ/360 हो जाएगा, यानी 30/360। तो 3 से ये कितना टाइम कट जाएगा, 12 टाइम, यानी ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/12। पाई की वैल्यू, सबकी वैल्यू रख देते हैं, 2 × पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस क्या है अपने पास 10। इसको सॉल्व करना है
तो यहाँ पे देखो इसको 2 से काट लेते हैं, इसको 2 से काट लेंगे 6 टाइम, फिर 2 से काटा 3 और 2 से काटा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा ये 11। तो अपने पास बच गया 110 और नीचे कितना बच रहा है ये 110 आ गया ऊपर, और यहाँ पे कितना है 7 पे 21, 21 पंजे 105 होते हैं, यानी 5 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है 5 पॉइंट समथिंग। तो आंसर कितना होना चाहिए 20 प्लस 5 पॉइंट समथिंग आंसर होना चाहिए, 5 पॉइंट समथिंग, यानी ओवरऑल आंसर 25 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। 25 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोल रहा है ये नंबर अगर 11 से डिविजिबल है तो के का मान बताना है। देखो नंबर क्या है 784 कितने डिजिट का नंबर है पहले तो ये देखते हैं। 2 4 6 8 डिजिट का है, और 11 का रूल कहता है कि इवन और ऑड प्लेस पे जो नंबर है उनका डिफरेंस 0 होता है। इसी चीज को मैं ऐसे बताता हूँ कि एक ही डायरेक्शन में डिफरेंस ले लो, क्योंकि बाद में भी डिफरेंस लेना है। तो 8 - 7 1, 5 - 4 1, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 - k, और यहाँ पे आ जाएगा 4 - 5 - 1। एक ही डायरेक्शन में डिफरेंस लेना है, तो -1 + 1 तो कैंसिल हो जाएगा, यानी ओवरऑल आ रहा है 8 और एक 9 - k अपना डिवाइड होना चाहिए किससे 11 से। 11 से डिवाइड होने के लिए मैं k की वैल्यू क्या ले सकता हूँ 9 ही ले सकता हूँ, क्योंकि 11 से डिविजिबल होने के लिए या तो 0 हो या 11 हो, और 9 में से कुछ घटाना है, इसको 11 तो बना नहीं सकते, 0 बना सकते हैं, तो फिर k की वैल्यू हमें 9 लेनी पड़ेगी। बोला गया कि a एक्यूट एंगल है और इसकी वैल्यू हमें बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, साइन ए 1 + cos ए, यहाँ पे आप इसका क्या कर दो रेशनलाइजेशन कर दो, यानी 1 - cos ए से मल्टीप्लाई कर दो और 1 - cos ए से डिवाइड कर दो, जिससे कोई फर्क नहीं पड़े इस पर। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो नीचे a + b a - b आ जाएगा, जो कि हो जाएगा a² - b², यानी 1 - cos स्क्वायर है, जो कि क्या बन जाएगा sin स्क्वायर है। एक टर्म में कम लिख रहा हूँ, ये sin स्क्वायर a बन जाएगा, और ऊपर क्या है sin a × 1 - cos a। तो ये वाली चीज इससे कैंसिल हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा 1 - cos a / sin a। वैसे तो डायरेक्ट रिजल्ट भी इसका याद होना चाहिए, इसको आप कैसे याद रख सकते हो, मुझे याद था लेकिन मैं डायरेक्ट भी नहीं बता सकता ना। देखो क्या होता है, जैसे ये sin a / 1 + cos a है, तो यहाँ पे साइन बदल जाता है, यानी ऊपर आ जाता है अपना 1 - cos a, और नीचे ऊपर वाली वैल्यू है वो नीचे आ जाती है। बाकी सॉल्व भी कर सकते हो, 10-15 सेकंड का सवाल है। नेक्स्ट सवाल एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, जिसमें क्यू और आर के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर पॉइंट ओ पर मिलते हैं। एक ट्राइंगल हमारे पास गिवन है पी क्यू आर, जिसमें बोल रहा है कि क्यू और आर के एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको इन सेंटर या अंत्य केंद्र बोलते हैं। सवाल में बोला गया ये ओ पर मिलते हैं। एंगल क्यू ओ आर 107 है, क्यू ओ आर ये वाला एंगल 107 है। आपको पता है क्या कि अगर इस एंगल को मैं थीटा मान लूँ, तो जो एंगल क्यू ओ आर जो ये अपना इन सेंटर है, ये क्या होता है 90 डिग्री + θ/2 होता है। और सवाल में इसकी वैल्यू हमें 107 गिवन है, यानी यहाँ से मैं कह सकता हूँ θ/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 107 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 और 7 17। तो जो थीटा है इसकी वैल्यू 34 आ जाएगी। सवाल में यही पूछा था पी की वैल्यू क्या होगी, जो कि मैंने थीटा माना है, 34 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। ये वैल्यू 5/4 गिवन है और इसकी वैल्यू पूछी, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको मैं s लिख लेता हूँ, साइन थीटा को s लिखूंगा, कॉस थीटा को c लिखूंगा, जिससे थोड़ा लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। ये 7s + 4c है, और जब 4 से मल्टीप्लाई है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 28s + 16c = ये आएगा 5 नाम 45s। s और 5 में थोड़ा सिमिलर सा लिखता हूँ तो कंफ्यूज नहीं होना है, -5 दूनी 10c। तो देखो ये s को इधर माइनस करूंगा मैं, तो ये आ जाएगा 26c। तो कहाँ थे हम, ये हो जाएगा 26c, और देखो यहाँ पे ये 28 इधर आएगा, तो 28 45 - 28 कितना हो जाएगा अपना ये 17s। या मैं कह सकता हूँ साइन बाई कॉस निकाल लेते हैं ना, यानी साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा 10 थीटा था ना यहाँ पे एंगल, तो ये क्या हो जाएगा इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी 26/17। ये 10 थीटा की वैल्यू आ गई, और हमसे ये पूछा है, यानी हमें इसका स्क्वायर चाहिए। एक तो 26/17 का स्क्वायर चाहिए, 26 का 676 होता है, 17 का 289 होता है। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं 5 ऐड कर रहे हैं, और डिवाइड बाय यहाँ पे है 26/17 का स्क्वायर, 26/17 का स्क्वायर यानी वही 676/289, और माइनस का हो रहा है 5। देखो हमें पता है कि 289 तो एलसीएम लेंगे तो कट जाएगा, लेकिन वैल्यू कितनी आएगी, तो 289 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1500 और 6 2100 समथिंग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे है ये 300 1500, यानी देखो नीचे वाली वैल्यू इसकी अगर मैं बात करूँ तो 289 5 से मल्टीप्लाई होगा, और 676 माइनस दिस करेंगे, यानी लगभग ये 300 × 5 676 में से 1500 के अप्रोक्स माइनस होगा। तो यानी नीचे माइनस आ रहा है, मतलब ओवरऑल आंसर माइनस का आएगा, तो 2 ऑप्शन तो अपने यहाँ से एलिमिनेट हो गए। देखो ऑप्शन ना चीज़ों को बहुत ईजी बना देते हैं। अब इसको कैसे हम बिना सॉल्व करेंगे, 2 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए। अब मुझे ये बताओ, एक ऑप्शन है जो ऊपर 212 बड़ी वैल्यू है, नीचे छोटी है, दूसरे में वैल्यू सेम है,
पर ऊपर छोटी वैल्यू नीचे बड़ी वैल्यू, तो ऊपर बड़ी वैल्यू आएगी या छोटी ये देखते हैं हम। हमें 289 को 5 से मल्टीप्लाई करना है यानी लगभग 300 है, तो ये लगभग 1500 हो जाएगा। 1500 में 600 जोड़ेंगे यानी लगभग 2100, यानी जो बड़ी वैल्यू है, जो ग्रेटर वैल्यू है, वो मैं कह सकता हूँ ऊपर आएगी। आएगी कि नहीं? ऊपर बड़ी वैल्यू आएगी, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, यही होगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा अपना -2121/769। कोई ऐसे मैंने अप्रोच नहीं बताई आपको कि घर बैठे ये अप्रोच बनाइए। ठीक है, बस ऑप्शन को एलिमिनेट किया, जो मैं जनरली करता ही हूँ, तो जो चीज़ों को काफ़ी इजी बना देता है। बाकी सॉल्व करना है आपकी संतुष्टि के लिए तो आप कर सकते हो, मैं नहीं करवाऊंगा ना, मैं एग्जाम में प्रीफर करूंगा करना। क्योंकि देखो एक चीज़ आप हमेशा समझ लो, एग्जामिनर आपका माइंड टेस्ट करना चाहता है, मतलब बहुत कम होता है कि बहुत डिफिकल्ट सवाल दे देगा। ये मतलब अब ऑलरेडी यहाँ पे इतना कैलकुलेटेड था ये, तो फिर ऑप्शन उस हिसाब से देगा कि चीज़ें इजीली बन जाती है। अब कुछ लोग उसको कैच कर पाते हैं, कुछ नहीं। एक संख्या को पहले 12% हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, फिर पहले 12% बढ़ाया गया, फिर 23% बढ़ाया गया। इस प्रकार प्राप्त संख्या में अब 34% का डिक्रीज किया गया है। ओवरऑल इंक्रीज या डिक्रीज निकालना है, काफ़ी गंदी सी वैल्यू है। सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 बार तो हमने इसको बढ़ाया, यानी मैं 2 बार सक्सेसफुल लगा रहा हूँ, a + b + ab/100। 12 बढ़ाया है और 23 बढ़ाया है। चाहो तो तीनों वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। कौन सा? a + b + c + ab + bc + ca/100 प्लस क्या होता है abc/10,000। अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो प्लस और घट रही है तो माइनस। ये वाला फॉर्मूला भी हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते थे कि जैसे अभी मैं लगा रहा था कि 2 में लगा दो फिर 1 में लगा दो, कैसे भी कर सकते हो। चलो तीनों वाले से ही कर लेते हैं। तीनों को जोड़ा मैंने तो देखो 12 बढ़ रहा है, 23 बढ़ रहा है, लेकिन तीसरा घट रहा है, कितना? -34। प्लस फिर ए बी, मतलब पहले तो दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा, 23 × 12, 23 ढाएंगे 230 होते हैं, और 23 दूनी 46 यानी 276। फिर बी सी, बी और सी माइनस का, यानी ये माइनस का आएगा, कितना? 23 चौके 92, 9 कैरी, और 23 × 69 और 9 कितने हो जाएंगे अपने पास? 78, यानी माइनस का 782। फिर सी ए, ये भी माइनस का आएगा, कितना? 34 × 12, तो ये आ जाएगा 34 दूनी 68, 6 कैरी, 34 एकम 34 और 6 40, डिवाइड बाई 100। इनमें तीनों में 100 का डिवाइड करना है, और प्लस एबीसी करना था तो माइनस ही आएगा। कितना आएगा? ये 12 × 23 × 34, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई 10,000। पहले देखते हैं कि हो सकता है ऑप्शन से चीजें जल्दी बन जाए। 23 12 का सम कितना होता है? 35, और 35 - 34 यानी यहाँ तो बच रहा है 1 प्लस। अब यहाँ पे देखो एक चीज मैं कह सकता हूँ, ये 276 में से माइनस है, ये भी माइनस है, यानी आंसर नेगेटिव में ज्यादा आ रहा है, मतलब इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा। इंक्रीज वाले 2 ऑप्शन हटा देते हैं। अब देखो ये है माइनस का कितना है, प्लस का है मेरे पास 276, और माइनस का कितना है 700 और 400 1100, और 82 और 8 90, यानी 1190 माइनस का है। तो ये कितना आएगा? 10 - 6 4, 1 कैरी बढ़ जाएगी, 9 - 8 1, और 11 - 2 9, माइनस का 914 आएगा, और 100 से डिवाइड यानी माइनस का 9.14 आएगा, और ये भी माइनस में आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 23 × 34 क्या मैंने कहीं किया था? बिल्कुल किया था ना। 23 × 34 क्या है? b × c है। b × c कहाँ पे मैंने किया था? ये वाली वैल्यू, यानी 782। इसको a से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, और a कितना था? 12, 12 से और मल्टीप्लाई कर लो। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 दूनी 24, 2 80, 12 × 96 2 98, 9 80, 12 से 84, 84 और 9 कितने हो जाएंगे? 93। देखो 10,000 से डिवाइड हो रहा था, यानी 4 के बाद पॉइंट आएगा, मतलब ये आएगा 0.9384, और माइनस का तो ये 1 - 9 यानी माइनस का 8.14, और इसमें ये और ऐड हो जाएगा माइनस का 9384, 1 के काफी ये नियर है। ठीक है, तो आंसर में -9 पॉइंट और थोड़ा सा बड़ा आएगा। हमें पता है कि हम क्या करते हैं, अगर 9.5 से छोटी वैल्यू है तो उसको इंटीजर में 9 मान लेते हैं, अगर ये बड़ा होता तो 10 मान लेते, तो नियर बाई क्या जाएगा? क्योंकि ये 0.93 है ना, अगर इसको 1 भी मैं मानूं तो 9.14 जा रहा है, यानी नियर बाई क्या आ रहा है? -9 आ रहा है। माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है डिक्रीज को, तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार है, 25 रुपए पर केजी की दर से नमक बेचने का दावा करता है। नमक का जो सीपी है वो 25 रुपए पर केजी है। आगे क्या बोल रहा है? नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, तो इससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि हर किसी को क्या चाहिए? ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा मुनाफा चाहिए। तो वो क्या करता है कि हर किलो में 200 ग्राम निकाल कर लाभ कमाने की कोशिश करता है, मतलब कि 200 ग्राम कम दे रहा है। कोई दुकानदार कैसे प्रॉफिट कमाता है? 2 तरीके से प्रॉफिट कमाता है। जब वो खुद लेकर आता है तो ज्यादा लेकर आता है, वो मान लो 1000 की जगह 1200 ग्राम लाता है, और जब खुद बेचता है तो तोलने में गड़बड़ करता है, तो ये 200 ग्राम कम तोल रहा है। तो पूछ रहा है कि ओवरऑल इसका जो प्रॉफिट है वो क्या होगा। देखो 25 रुपए पर केजी की दर से इसे बेच रहा है, और बोल रहा है कि मैं 25 रुपए के हिसाब से खरीद के लाया था, तो यहाँ पे तो कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। प्रॉफिट होगा सिर्फ जब ये तोल रहा है, यानी इसको देना चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन ये दे रहा है कितना? 1 किलो पे बोला है ना, 200 ग्राम कम तोल रहा है, यानी ये 800 ग्राम ही तोल रहा है।
अगर मैं इसका रेशियो की बात करूँ तो आपको पता है कितना हो जाएगा, ये 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 5:4। अगर वेट का रेशियो 5:4 है तो मैंने आपको बताया था प्रॉफिट का रेशियो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, यानी 4:5। 4 के सामान को 5 में बेच रहा है, 1 का प्रॉफिट कमा रहा है 4 पर, और 1/4 नींद में भी आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 25%। नेक्स्ट सवाल है चोर पुलिस वाला क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है एसएससी का, ये फेवरेट ही हो गया एक तरीके से। बोल रहा है कि एक चोर ने 600 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखा। कहानी इस तरीके से होगी, यहाँ पे अपने पास पुलिस भाई साहब होंगे, पी से लिख देता हूँ, चोर भाई साहब होंगे, टी से लिख देता हूँ। दोनों के बीच की जो दूरी है वो 600 मीटर होगी। बोल रहा है कि चोर भागने लगा और पुलिस वाला भी उसके पीछे भागता है। चोर और पुलिस की जो स्पीड है वो 12 और 15 है। ऑब्वियस सी बात है कि पुलिस वाले को तेज भागना पड़ेगा तभी इसको पकड़ पाएगा ये। मैं मान लेता हूँ कि इस पॉइंट पर पुलिस ने चोर को दबोच लिया, यानी चोर यहाँ तक भागा और पुलिस वाला यहाँ तक भागा। पूछ रहा है फाइंड द टाइम इन मिनट रिक्वायर्ड फॉर द पुलिसमैन टू कैच द थीफ। तो चोर को, सॉरी पुलिस वाले को चोर को पकड़ने में कितना टाइम लगा। तो हम पहले ये निकालेंगे कि इस पॉइंट से यहाँ तक मुझे जाने में कितना टाइम लगा। तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 15 - 12 यानी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगेगा, पहले टाइम निकाल लेते हैं। आंसर मिनट में पूछा है वैसे, तो इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल सकते हैं हम। क्या आ जाएगा, 3 × 5/18। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई, 3 से ये 6 टाइम कट जाएगा, यानी 5/6 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। पहले मैं टाइम निकाल रहा हूँ कि कितने टाइम तक चोर या फिर पुलिस भागेगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 600 मीटर, और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 5/6, 6 ऊपर चले जाएगा, 5 से ये 12 टाइम जाएगा, ठीक है, और 12 × 6 = 72, यानी 720 सेकंड लगे हैं। लेकिन हमसे सिर्फ टाइम ही तो पूछा था ना, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं पूछा है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड से भाग दे दो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 12 मिनट आ जाएगा। 12 मिनट इज द करेक्ट आंसर। लास्ट सवाल है अपना शिफ्ट का। यहाँ पे बोला गया है कि उस सेक्टर का हमें एरिया फाइंड करना है जिसका पेरीमीटर हमको गिवन है 64/3 और सेंट्रल एंगल 60 है। देखो ये सेक्टर कैसे बनता है, इस तरीके से एक सेक्टर हो गया जो सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसका पेरीमीटर पे सवाल आया था इस शिफ्ट में, आपको पता है इसका पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी सेक्टर का पेरीमीटर क्या होता है, दोनों रेडियस यानी 2r प्लस अगर ये वाले चाप या जो आर्क ऑफ लेंथ है इसको मैं l मान लूँ तो ये इसका पेरीमीटर होता है। सवाल में इसकी वैल्यू दे दी 64/3। देखो रेडियस हमें नहीं पता है तो r हमने मान लिया, यानी ये तो 2r हो गया, प्लस l क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। कैसे निकालते हैं, अगर पूरा सर्कल का हमें लेंथ ऑफ पेरीमीटर निकालना होता है तो 2πr होता है। चूंकि यहाँ पे 60 डिग्री एंगल है तो θ/360 आ जाएगा, यानी 60/360 आ जाएगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1/6। तो इसको मैं 1/6 लिख दूं, इसको थोड़ा और सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा πr/3। ठीक है, πr/3 क्या आ गया अपने पास, लेंथ ऑफ आर्क आ गया या l की वैल्यू आ गई, यानी यहाँ पे इसको रख देते हैं πr/3। इन दोनों की वैल्यू मिला के अपन को 64/3 गिवन है। इसको बस सॉल्व करना है। r मैं ले रहा हूँ यहाँ से कॉमन, यहाँ बचेगा 2 प्लस पाई की वैल्यू है 22/7 और 3 और नीचे डिवाइड में था, यानी ये 21 हो जाएगा। ये है 64/3। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 21 दूनी 42, 42 और 22 कितना हो जाएगा, 44 चौगुन 64, यानी ये अपना क्या आ जाएगा, r × 64/21 आ गया। इसकी वैल्यू अपने पास 64/3, यानी 64 से 64 कैंसिल हो गया, 3 से ये 7 टाइम कैंसिल हो गया, तो मैं कह सकता हूँ रेडियस अपने पास 7 निकल के आ गई। अब रेडियस 7 आ गई तो निकाल लेंगे, एरिया चाहिए ना अपन को, तो एरिया कितना हो जाएगा, अगर पूरा सर्कल होता तो उसका एरिया πr² होता। चूंकि 60 डिग्री है, 60 डिग्री क्या है, 360 का 1/6 पार्ट है तो एरिया भी 1/6 हो जाएगा। 1/6 वैसे ही तो निकाला है मैंने, θ/360 होता है सेक्टर का एरिया, πr² × θ/360 यानी 1/6 ही है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हम निकाल चुके हैं 7, तो 7 का स्क्वायर 49 और ये 1/6, इससे ये 7 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 × 6 और 2 से ये 11 टाइम, तो कितना आ जाएगा, ये 77 अपॉन कितना आ गया, नीचे बच गया 3, 77/3 सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो शिफ्ट के पूरे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सेशन पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। मेंस की तैयारी करते रहो अच्छे से अपना।